अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और इस वैल्यू को फाइंड आउट करने का मकसद क्या है। ये हमारे पास दो तरह से काम आती है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम केसी वैल्यू को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को देख सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आया कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। और नंबर 2, हम किसी रिएक्शन की एक्सटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन की हद को देख सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हो सकता है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंस है केसी वैल्यू की। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम केसी वैल्यू को एक रिएक्शन कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करके उसकी डायरेक्शन को देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में एक रिएक्शन जा सकता है, आया कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है या रिवर्स डायरेक्शन में, या फिर उसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो दो लिहाज से है। एक तो किसी भी रिएक्शन की ये डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेगा, आया कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है या फिर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग देंगे कि प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू आई थी केसी, वो क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है। और नंबर 2 हमारे पास ये प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्सटेंट को, उसकी हद को, कि वो किस हद तक रिएक्शन जा सकता है, ये हम केसी वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा ऐसा फार्मूला है जो कि हमें हेल्प करेगा एक केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। अब देखिए, हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, जो कि एक वैल्यू हमारे पास होगी केसी और दूसरी हमारे पास होगी क्यूसी। केसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं और ये वैल्यू हमने कई दफ़ा फाइंड आउट की है कि केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब दूसरा हमारे पास आज एक नई चीज़ आई है, वो है क्यूसी। क्यूसी को बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिएक्शन की डायरेक्शन को देखना है कि वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यूसी वैल्यू को केसी से कंपेयर कर देंगे। हम क्या करेंगे, केसी एक जनरल रिएक्शन लेंगे, उस जनरल रिएक्शन को हम एक स्टैंडर्ड के तौर पर लिखेंगे और वो हम क्या बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड बना लेंगे। उस स्टैंडर्ड फॉर्म को, जो वैल्यू उस स्टैंडर्ड रिएक्शन की आएगी केसी, उससे हम सिंपली क्यूसी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और हम 3 रूल्स बनाएंगे कि आया कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, आया कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ सकता है, आया कि रिएक्शन स्टेट बोलते हैं। तो वो आज के लेक्चर में आपको बताया जाएगा जी। तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, अगर हमने क्या करने एक केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, हम केसी वैल्यू को क्यूसी वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है या फिर वो केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। अब हमने क्या करना है, एक केमिकल रिएक्शन लेना है और उस रिएक्शन को हम क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे। केसी वैल्यू को क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड बना लेंगे, उसकी केसी वैल्यू निकालेंगे उस रिएक्शन की, और फिर उस केसी वैल्यू को क्यूसी वैल्यू से कंपेयर करके हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे कि किस तरह से एक इसकी डायरेक्शन है केमिकल रिएक्शन की। तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस आयोडीन, ये हमारे पास रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड जी। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। अब इसकी कंडीशंस देखनी है कि ये किस कंडीशन पे हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था वो 700 केल्विन था, और जो इसकी केसी वैल्यू आएगी वो हमारे पास है 57, इसकी केसी वैल्यू आ जाती है। अब देखें, हमारे पास इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्यूसी को से कंपेयर कर देंगे। अब सवाल बड़ा ये है कि हम क्यूसी किस तरह से फाइंड आउट करें।
के सी तो हम शुरू से जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से हम के सी वैल्यू को फाइंड आउट करते आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि हम रिएक्शन कोशेंट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड है, इनकी वैल्यू को हम सपोज करेंगे और इनकी वैल्यू को सपोज करके बिल्कुल इसी तरह जैसे हम के सी वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, क्यू सी वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इससे कंपेयर कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इसी रिएक्शन के लिए जो क्यू सी वैल्यू आएगी वो हम क्या करते हैं कि के सी वैल्यू जिस तरह से हमने फाइंड आउट की थी लास्ट टाइम, बिल्कुल उसी तरह प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो हाइड्रोजन है और आयोडीन है जी। तो ये हमारे पास QC का एक एक्सप्रेशन आ गया है। अब हमने क्या करना है, एक चीज़ को ऐड करना है। ये केमिकल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है ये किसी भी लम्हे, किसी भी मोमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम मोमेंट को T से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम से। इससे मुराद होगा किसी भी टाइम आप के केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि जब इसका केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो तब जाके हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी लम्हे इस रिएक्शन की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ T लगा देंगे, ब्रैकेट के नीचे बिल्कुल सबस्क्रिप्ट में क्या करेंगे, हम T को लगा देते हैं। T का मतलब क्या होगा कि इस कंसंट्रेशन की किसी भी वक्त हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने सपोज की हुई है कि हाइड्रोजन की 0.10 है, आयोडीन के हमारे पास 0.20 है और हाइड्रोजन आयोडाइड के हमारे पास 0.40 है। तो क्या करेंगे, हम सिंपली इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास आएगी 0.40 और हाइड्रोजन की हमारे पास है 0.10 और जो हमारे पास आयोडीन की है ये हमारे पास 0.20 है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 8 आ जाता है जी। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो की क्यू सी वैल्यू आई है वो हमारे पास 8 आ गई है और जो हमारे पास के सी वैल्यू है वो हमारे पास आई है 57। अब हम क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे, 3 रूल्स बना लेंगे इनके कंपैरिजन के और फिर इनकी कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो 3 रूल्स हैं, एक हमारे पास रूल है, जो पहला रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी क्यू सी वैल्यू कम है के सी वैल्यू से, एक हमारे पास रूल ये है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो और उसकी क्यू सी वैल्यू के सी से कम हो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा सकता है वो हमने देखना है। और दूसरा हमारे पास रूल ये है कि अगर क्यू सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन हो के सी वैल्यू तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा सकता है। और जो थर्ड वन है हमारे पास वो क्यू सी वैल्यू इज़ इक्वल टू के सी वैल्यू। अब ये क्या है हमारे पास, ये 3 क्या है, रूल्स हैं। अब अपने देखना है कि इन रूल्स के अंदर क्या है, ये किस रिएक्शन की किस डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आया कि ये रिवर्स डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे, कौन सा रूल फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेगा और कौन सा रूल हमारे पास एक बैलेंस फॉर्म ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम देखते हैं जी। तो अगर हमारे पास क्यू सी वैल्यू के सी से कम आ जाती है तो हमारे पास जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हमारे पास क्यू सी वैल्यू के सी वैल्यू से कम आ जाती है तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मिकदार, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बहुत कम बने। तो क्या करेगा, रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और उसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमारे पास दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास क्यू सी वैल्यू ग्रेटर देन हो के सी वैल्यू, यानी कि क्यू सी वैल्यू
ज़्यादा हो के सी वैल्यू से तो रिएक्शन हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो हमारे पास जो ये रूल है ये प्रेडिक्ट करेगा कि रिएक्शन क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा क्यों? हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत कम हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो रिएक्शन क्या करेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आएगा, यानी कि हमारा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अब देखें, पहला तो जो केसी का हमारे पास इम्पोर्टेंस थी वो यही थी कि ये एक केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखें, हमारे पास क्यू सी वैल्यू अगर के सी से ज़्यादा है तो क्या करेगा, रिएक्शन है हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। रिवर्स डायरेक्शन में आने का मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गए हैं और वही प्रोडक्ट डीकम्पोज हो गया हमारे पास क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स बनाएंगे। और जो हमारे पास थर्ड रूल है वो ये है कि अगर क्यू सी वैल्यू के सी के बराबर हो, यानी कि फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास अगर 7 क्यू सी वैल्यू है और हमारे पास जो के सी वैल्यू है वो भी 7 है, तो अगर हमारे पास क्यू सी वैल्यू के सी के बराबर आ जाती है तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और इस कंडीशन में हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से केमिकल हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये किस तरह से केमिकल रिएक्शन की एक्सटेंट को, एक केमिकल रिएक्शन की हद को किस तरह से पहचान कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आने वाले लेक्चर में आपको बताएंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।